हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशी। और आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये इंश्योर करूंगी कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये पैराग्राफ देख सकते हैं जिसमें बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है जिसमें डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज लाइफ। इस पैराग्राफ का मेन क्वेश्चन यही है। ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसमें बेसिकली बताया गया है कि लाइफ क्या होता है, दैट इज व्हाट इज लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली टेक्निकल टर्म को डिफाइन करेंगे, फिलोसॉफिकल टर्म को हम लोग साइंस में नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा लाइफ का डेफिनेशन जानते हैं। लाइफ होता क्या है? सो life can be defined as the quality of living organisms that distinguishes from non-living in some functions like growth, metabolism, response to stimuli, etc. तो चलिए हम लोग जानते हैं इस सिंपल से डेफिनेशन का मतलब क्या है। मैं आप लोगों को ये क्लियरली बताती हूँ। देखिए, लाइफ होता क्या है? लाइफ एक ऐसा फीचर होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, और ये फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करता है। तो लाइफ के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो लाइफ का कुछ फीचर्स है जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, एक्सेट्रा। अब इन सभी एग्जांपल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे ब्रीफली इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लिविंग। यहाँ लिविंग का सिंपली मीनिंग लिविंग नहीं है, लिविंग का यहाँ पे मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो फीचर्स उन लोगों को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। सबसे पहले फीचर हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इनको हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हाईलाइट कर दिया है जिसको आप लोग लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट लेवल में बहुत अच्छे इजीली क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले ग्रोथ का एक सिंपल सा डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप लोग ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ को सबसे पहले हम लोग आगे एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बताना चाहती हूँ कि ग्रोथ जो है उसको हम लोग 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एक ये बेसिस है, और दूसरा बेसिस है कब तक बढ़ रहा है हाइट, ठीक है। तो ठीक है, कब तक ग्रोथ बढ़ रहा है। पहला वाला था हमारा कि कहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि है एक तो हाइट हमारा अंदर से बढ़ता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और एक हाइट बढ़ता है जो कि बाहर से बढ़ता है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। अंदर से हाइट बढ़ने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल्स, उन लोगों को हम लोग देखते हैं कि बचपन से हम लोग बड़े होते हैं, मींस हाइट में इंक्रीज होता है, बॉडी में इंक्रीज होता है, बोन्स मसल्स सब में इंक्रीज होता है। बट अगर वहीं पे हम एक माउंटेन को कंसिडर करें, ठीक है, तो माउंटेन का भी हम लोग हाइट सुनते हैं कि बहुत सारे ईयर्स के बाद कुछ हाइट में इंक्रीज देखा जाता है। तो वो इंक्रीज कैसे होता है? कुछ डस्ट पार्टिकल्स या वैसा छोटा छोटा चीज एक्यूमुलेट होकर के उनका हाइट बढ़ता है। तो दोनों ही केसेस में हमारा हाइट बढ़ रहा है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों का हाइट में डिफरेंस है। तो इस तरीके से लेकिन हाइट तो दोनों में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कहाँ पर हाइट बढ़ रहा है उसका। अब दूसरा बेसिस है ग्रोथ में इंक्रीज होने का कि कब तक हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ को हम लोग 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कि हम लोगों का हाइट कहाँ बढ़ रहा है, और दूसरा है कितने टाइम तक बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ को हम लोग 2 बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कि कब तक ग्रोथ बढ़ता है और दूसरा है कैसे ग्रोथ होता है।
तो कब तक बढ़ता है उसके अंदर हमारा दो सब कैटेगरी है ग्रोथ का। पहला इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और दूसरा डिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट मींस अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि हम लोग प्लांट्स में ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। और दूसरा डिटर्मिनेंट ग्रोथ, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स में, जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ग्रोथ होता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा सब कैटेगरी है हमारा कि कैसे ग्रोथ होता है। तो कैसे ग्रोथ होता है, इसके अंदर हमारा दो सब कैटेगरी है। पहला इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का ये मतलब है कि अंदर से ग्रोथ होना, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का ये मतलब है बाहर से ग्रोथ होना। इंट्रिंसिक ग्रोथ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे से मींस चाइल्डहुड से हम लोग अडल्टहुड अचीव करते हैं, मींस बोन का इंक्रीज होता है, बोन का हाइट इंक्रीज होता है, मसल्स इंक्रीज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होना, जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स। आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं, नीचे वाले स्लाइड में मैंने देखा है, ये रहा माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स। इसके हाइट कैसे इंक्रीज होता है, जैसे कि माउंटेन्स कुछ सालों में आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे कि न्यूज आता है कि माउंटेन्स के थोड़े बहुत हाइट में इंक्रीज देखा गया है। तो ये इंक्रीज होता कैसे है, मींस कुछ डस्ट पार्टिकल्स या कुछ सैंड पार्टिकल्स धीरे धीरे उस पे मींस स्टेबल होते 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 एक लेयर बना लेते हैं, जिससे हम लोगों को हाइट में इंक्रीज नजर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं कि हाइट वाले पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंक्रीज इन मास and increase in number of individuals are twin characteristics of growth। ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब है कि दोनों लगता थोड़ा बहुत है, लेकिन दोनों एक्चुअली एक डिफरेंट इवेंट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, एक और स्पेशल यहाँ पे है कि यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो मास और वेट को बायोलॉजी में हम लोग एक कंसिडर करते हैं, मीन सिमिलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन वेट और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। ट्विन मींस ऑलमोस्ट सिमिलर बट एक्चुअली डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज, अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन। इस लाइन से हम लोग वाकिफ हैं कि हम लोगों का लाइफ जब बिगिन होता है जायगोट फेज से होता है, जो कि एक सिंगल सेल है। उसके बाद ये सेल फर्दर डिवाइड होता जाता है और एक एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सेल डिवीजन से हम लोगों में ग्रोथ होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ किससे होता है, सेल डिवीजन से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ नहीं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है, क्योंकि देखिए लाइफ स्पेन, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन प्लांट्स में ग्रोथ ऑब्जर्व होता है। ठीक है, बट एनिमल्स में क्या होता है, अप टू अ सर्टेन एज, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हम लोग जानते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है दोनों फीचर का कंप्लीटली डिफरेंट होना। मींस हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जैसे कि प्लांटेई और एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीटली डिफरेंट इवेंट है। ठीक है, बस इस पैराग्राफ में हम लोगों को इतना ही जाना है। कुछ मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट, तो इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये तो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं किया हुआ है, हाँ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, ग्रोथ जो है मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस, टोटल केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कंबाइन करके। ठीक है, तो ग्रोथ जो है मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। अब मेटाबॉलिज्म को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। तो अगर एनाबॉलिज्म इंक्रीज करता है और कैटाबॉलिज्म डिक्रीज करता है तो हम लोगों का ग्रोथ होता है। बट वाइस वर्सा, अगर एनाबॉलिज्म डिक्रीज करता है और कैटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है तो वहां पे होता है डी ग्रोथ, या फिर इसको हम नेगेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है,
आई होप ये पॉइंट आप लोगों का ग्रोथ वाला कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से इस पॉइंट तक ग्रोथ फीचर को डिफाइन किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम लोग सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम existing organisms of the same species is known as reproduction। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होकर के प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होना नेसेसरी नहीं है, बट ये मोस्टली नहीं होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फंगी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है, और स्पोर्स एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। प्लानारिया जिसको हम लोग फ्लैटवर्म्स एग्जांपल ले सकते हैं, थ्रू रीजेनरेशन। नेक्स्ट फंगी, एल्गी, मॉसेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा, एल्गी और बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। अब कुछ एक्सेप्शंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मींस नहीं रिप्रोड्यूस करें वो लिविंग ना हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, यहाँ पे दिया हुआ है, आप एग्जांपल्स यहाँ से देख सकते हैं। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा, ये सभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट इंस्टीड ऑफ दिस दे आर लिविंग। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम लोगों को बात पता चला कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये दोनों एक ऐसा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। नॉन डिफाइनिंग दैट मीन्स ये दोनों फीचर अगर किसी में नहीं हो रहा है या हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो। ठीक है, इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं। और बाकी जो तीन हमारा फीचर बचा जो कि है मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों इवेंट एकदम मस्ट है, मींस डिफाइनिंग फीचर है। ये तीनों फीचर अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट मींस इट इज लिविंग। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म को हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, तो हम लोग सबसे पहले एक मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, वो क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फीचर है मेटाबॉलिज्म। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म को। तो इससे पहले कि मेटाबॉलिज्म का एनसीईआरटी से रीड करने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन दे देती हूँ। The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism। ठीक है, मीन्स जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में उनको हम लोग टोटल एक्यूमुलेट करके बता सकते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, वो रिएक्शन हो सकता है डाइजेशन के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मीन्स कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर होते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमारा इस टॉपिक में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, और ये रिएक्शंस परफॉर्म हो सकता है टेस्ट ट्यूब में। तो इस रिएक्शन को हम लोग ना तो लिविंग बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे, बट इस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पैराग्राफ में जो कि है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया गया है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स।
इसका ये मतलब है, सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मीन्स एक हम लोगों ने स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, उसी को बेसिकली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिकली दो क्लासेस में क्लासिफाई हो सकता है, जैसे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होता है, और नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ही जान लेना इस पैराग्राफ के लिए काफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस। हम लोग यहाँ पे कॉन्शियसनेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। द एबिलिटी टू सेंस आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट को फील करना, उसको मीन्स फील करना, रियलाइज करना कि आसपास हमारे हो क्या रहा है, इसी को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छा फैक्ट है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मींस अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस तो होता है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स कुछ ऐसे एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, जैसे काउस, बफेलोज एक्सेट्रा, ठीक है। तो फोटो पीरियड मींस ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट उन लोगों के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस में हम लोग इतना ही जानेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट थिंग है, कॉमा जो ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कॉमा, तो उसको कहते हैं ब्रेन डेड सिचुएशन, ठीक है। मुझे तो ये पहली बार पता चला था जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा एक नेक्स्ट लाइन है, ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। मीन्स जो भी हम फेनोमेना एग्जिबिट करते हैं, मीन्स शो करते हैं, वो क्यों होता है? अंडरलाइंग इंटरैक्शंस के कारण होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो चलते रहते हैं, जिसके कारण हम बाहर कुछ फीचर, कुछ एक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट arise as a result of interactions among the constituent cells। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज होता है टिश्यूज का, वो इंडिपेंडेंट होता है एक सेल के फंक्शन से, ठीक है। मतलब एक टिश्यू का फंक्शन और एक सेल का फंक्शन आपस में डिफरेंट होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। बट टिश्यू का फंक्शन अराइज कैसे हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स के कंबाइंड फीचर्स से टिश्यू का फंक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है। अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिंपल सा डेफिनेशन देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। ये हो गया हमारा लिविंग का फंक्शन। तो अब हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिंपल सा डेफिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli, ठीक है। ये एक सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, जिसको मैं आप लोगों को शॉर्टली सब कुछ समझा दूंगी इस पैराग्राफ का, ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे एक चीज है इम्पोर्टेंट, ये फिगर को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन अर्थ। देयर आर मच मोर, बट हम लोगों का भी इतना ही पता है, जिसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, इतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म था। बाकी और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बट अब तक हम लोग उनको डिस्कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों का इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी। तो हाँ, मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे डेफिनेशन बताऊंगी वो आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन। द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी,
It is typically a measure of variation at the genetic, species and ecosystem level. ठीक है, अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं. बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीन्स है, बायो का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस. तो कितने सारे वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इनको इन टोटल हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होगा. नेक्स्ट, ये सारा कुछ सिंपल लाइन है जो एनसीईआरटी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर कहते किसको है, ठीक है. तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. मींस हर एक डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम नेमिंग करते हैं, कुछ स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं उनको, उसे कहते हैं हम नोमेनक्लेचर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन. तो आइडेंटिफिकेशन किसको कहते हैं? Recognition of living organisms along with their properties is called identification. That means यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया, बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया, ठीक है. उसके बाद नोमेनक्लेचर से उसका नाम भी रख दिया, ये भी ठीक है. अब है हमारा आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिज्म को डिटेल में समझना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके फीचर्स को समझना, उसकी क्या स्पेशलिटी है उसको जानना, ठीक है. और जो हम लोगों ने पहले डिस्कवर किया था और अब डिस्कवर किया है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या वेरिएशंस आई, क्या एवोल्यूशन आया, ये सारा पार्ट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे ICBN, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट है हमारा ICZN. ICZN stands for International Code of Zoological Nomenclature. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा, मैं इसमें अक्सर मुझे डाउट होता था, जैसे एक जगह है फॉर और एक जगह है ऑफ, ठीक है. बाकी तो आप B और Z को देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं. I stands for international, C stands for code and N stands for nomenclature. B botanical हो जाएगा और Z zoological. Botanical stands for plants related और zoological का मतलब हो गया एनिमल रिलेटेड. ठीक है, तो बोटैनिकल का जब भी वर्ड यूज कीजिएगा तो उसके साथ फॉर होगा और जोलॉजिकल का वर्ड यूज कीजिएगा तो उसके साथ ऑफ होगा. ठीक है, उसको आप लोग याद रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. हर एक नेम को, जैसे हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया था, तो नोमेनक्लेचर साइंटिफिकली करते हैं हम लोग. साइंस में हम लोग ऑब्वियसली साइंटिफिक नेम्स को डिस्कस करेंगे. साइंटिफिक नेम जो होता है वो 2 पार्ट्स का होता है. देखिए 2 कंपोनेंट्स होता है उस नेम का. पहला जिसको हम लोग कहते हैं जेनेरिक नेम और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसिफिक नेम. ठीक है, सिंपली जेनेरिक नेम मींस जीनस का नेम होगा और स्पेसिफिक नेम दैट मींस स्पीसीज का नेम होगा. ठीक है, इसी को हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. ठीक है, अक्सर बच्चे बायोनोमिकल कह देते हैं, यहाँ नोट करने वाली बात है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का एक सिंपल सा डेफिनेशन. द सिस्टम ऑफ नेमिंग दैट इन्वॉल्व्स गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स विथ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों का पॉइंट. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये कैरोलस लिनियस. He is the person who devised this system. मीन्स इन्होंने ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को डेवलप किया. इसी कारण से कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टेमिक बोटैनी भी कहते हैं. ठीक है, आप लोग इसको एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं, फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आगे हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नेम का एक एग्जाम्पल, जैसे मैंगो जिसको हम हिंदी में आम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसे कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका. अब साइंटिफिक नेमिंग का कुछ रूल होता है, जिस रूल के बेसिस पे उनका नेम रखा जाता है. ठीक है, तो उसी रूल्स को यहाँ दिया गया है, हम लोग इस रूल्स को पॉइंट वाइज समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड फर्स्ट पॉइंट है biological names are generally in Latin and written in italics. इस पॉइंट का मतलब है, अगर आप बुक में पढ़ेंगे
किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो वो आपको लैटिन में ही होता है, ठीक है। और इसको बुक में प्रिंटेड इटैलिक फॉर्म में रखा जाता है ताकि आपकी नॉर्मल राइटिंग से साइंटिफिक नेम थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component represents the species epithet, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस के नेम को और सेकंड बताता है स्पीसीज के नेम को। थर्ड पॉइंट है हमारा when the names are handwritten it is separately underlined and printed in italics to indicate their Latin origin। That means मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि अगर इसको मीन्स प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो ये इटैलिक्स फॉर्म में होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको हाथ से कॉपी में लिखते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग दोनों नेम्स को सेपरेट लिखेंगे प्लस उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे या किसी भी चीज से अंडरलाइन कर सकते हैं सेपरेटली, मीन्स दोनों इन जीनस के नेम और स्पीसीज के नेम दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर व्हाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ठीक है। जीनस का नेम मतलब नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल से होगा और सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर से होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन हियर स्टैंड्स फॉर लिनेयस, ठीक है। इसका ये मतलब है कि नेम ऑफ द ऑथर जिसने उस साइंटिफिक नेम को डिस्कवर किया है या फिर इन्वेंट किया है तो वो उसका नाम क्या होगा, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा प्लस लास्ट में लिखा जाएगा नाम के, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का नेम है, साइंटिफिक नेम है, और लिन यहाँ लिनेयस मींस कैरोलस लिनेयस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? It is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification basically मतलब हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स डिस्कवर होते हैं। अब कुछ एनिमल्स मींस आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और कुछ नॉन रिलेटेड होते हैं, तो उन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग कैटेगरी वाइज एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। एक चीज और, मैंने यहाँ पे एनिमल वर्ड का मेंशन किया, जरूरी नहीं है वो एनिमल्स हो, प्लांट्स भी हो सकता है। मेरा एनिमल का मतलब था बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और वर्ड है टेक्सा। टेक्सा का क्या मीनिंग होता है? अ कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सॉन, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है इसका टेक्सा का, मींस टेक्सा एक प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म है टेक्सॉन, TAXON। It can indicate categories at very different levels, ठीक है। टेक्सा को हम लोग एक इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सा, ठीक है। आई होप ये आपका पॉइंट टेक्सा वाला क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेक्सा का इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। द टर्म टेक्सॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ICBN in 1956। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ICBN का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले टेक्सॉन वर्ड का यूज किया था और वो ईयर कौन सा था, 1956, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज किस फीचर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थर्ड है डेवलपमेंट प्रोसेस, फोर्थ है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसी पे हमारा मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज बेस्ड है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट लाइन है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज में क्या किया, जो भी उसके मींस सीन फीचर्स है जो कि हम लोग देख सकते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, बट पहले ऐसा नहीं था। हम लोग अपने यूज के हिसाब से क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स होता क्या है, ठीक है।
तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटीज बिटवीन देम एंड ऑल्सो नोइंग द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग देम। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन जो आप सिस्टमैटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिस्टमैटिक वर्ड को डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिनियस ने एक टाइटल यूज किया था जो कि था सिस्टेमा नेचुरा अपने पब्लिकेशन के लिए। मीन्स उन्होंने कैरलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज करते हुए बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए। उसमें से एक बुक का टाइटल क्या था? सिस्टेमा नेचुरा। कैरोलस लिनियस ने ही एक और बुक मीन्स पब्लिश करवाया था जो कि बेस्ड था प्लांट्स के ऊपर, और उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, इसे आप लोग एक एक्स्ट्रा नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे जो कि है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक सिंपल सा डेफिनेशन। कैटेगरी को हम लोग ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, द कैटेगरी और अ टैक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट एंड इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम लोग इसको कहते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसका सिंपल सा मतलब है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मींस जो हम लोग ग्रुप में कैटेगराइज किए थे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, और इसमें जो इंडिविजुअल ग्रुप्स है इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है टैक्सॉन, जिसको मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि टैक्सॉन क्या है? प्लूरल फॉर्म है टैक्सा का। मींस टैक्सॉन सिंगुलर फॉर्म है और टैक्सा प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, इसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने ग्रुप में क्लासिफाई किया, ग्रुप्स रैंक और कैटेगरी में बढ़ गए, और यही हमारा बेसिस है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिफरेंट ग्रुप्स में है, उसमें से स्पीसीज जो है लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, अब हम लोग इंडिविजुअली स्पीसीज, जीनस इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है स्पीसीज। ये था हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का बेसिक कुछ डेफिनेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल कैटेगरी कितने हैं। ठीक है, टोटल कैटेगरी पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। यहाँ पे दो नाम लिखा गया है, फाइलम और डिवीजन। ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है फाइलम, और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है डिवीजन। ठीक है, मींस दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस है, ये प्लांट्स में यूज होता है और ये एनिमल्स में। ठीक है, तो इन टोटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितने हैं? पहला स्पीसीज, दूसरा जीनस, तीसरा फैमिली, चौथा ऑर्डर, फिफ्थ वन क्लास, सिक्स्थ फाइलम और डिवीजन एंड सेवेंथ किंगडम। इन टोटल हमारे 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। ठीक है, अब इन्हीं 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा स्पीसीज। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं स्पीसीज का एक सिंपल सा डेफिनेशन। मैंने अब तक आप लोगों को जितना भी डेफिनेशन दिया है, आप लोग प्लीज पॉज करके उन डेफिनेशंस को लिख ले, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा पीछे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Species is a group of individuals with similar morphological characters and which are able to interbreed among themselves to produce fertile offsprings. ठीक है, ये था सिंपल सा डेफिनेशन स्पीसीज का। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट नाम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फर्स्ट नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम स्पीसीज का होता है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका में मैंगो का स्पीसीज का नाम क्या हुआ? इंडिका। ठीक है, पटेटो के स्पीसीज का नाम क्या हुआ? ट्यूबरोसम। पटेटो के स्पीसीज का नेम ट्यूबरोसम
और जीनस का नेम सोलेनम, ठीक है। लायन का स्पीसीज का नाम क्या हुआ, लियो, और जीनस का नाम क्या हुआ, पैंथेरा, ठीक है। मतलब इन टोटल हम लोग फर्स्ट वर्ड जो है उसको जेनेरा रखते हैं और सेकेंड वर्ड को हम लोग स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मीन्स स्पेसिफिक एपिथेट को इजीली आप स्पीसीज का नेम मान सकते हैं, ठीक है। मीन्स ईच जीनस मे हैव वन or more than one species representing different organisms but have morphological similarities, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को डिटेल में अभी समझाती हूँ, पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, तो होमो यहाँ पे जीनस का नेम है और सेपियंस यहाँ पे स्पीसीज का नाम है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्पीसीज जो होता है ये सब कैटेगरी है और जीनस जो है उससे बड़ा फॉर्म है, ठीक है। दैट मीन्स जीनस के अंदर ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो सकता है बट स्पीसीज के अंदर जीनस नहीं हो सकता है। मीन्स बेसिकली स्पीसीज जीनस जो है वो स्पीसीज का बड़ा फॉर्म है। मीन्स अगर आप लोग स्पीसीज को एक छोटा सा मैचस्टिक का बॉक्स मान रहे हैं तो जीनस को आप एक केक का बॉक्स मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्पीसीज के कई सारे बॉक्सेस आ सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से जब हमारा सारा कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगा तो इस पॉइंट को मैं आप लोगों को थोड़ा एलाबोरेट करके समझाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीनस, जीनस क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जीनस के डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर्ड टू स्पीसीज, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जीनस एक बड़ा फॉर्म है, तो जीनस के अंदर ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो सकते हैं जो कि आपस में थोड़े बहुत अनरिलेटेड हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि सबके आगे का जो वर्ड होता है साइंटिफिक नेम का वो होता है स्पीसीज का नाम। तो पोटैटो का क्या था, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों का सेम जीनस का नेम है जो कि है सोलेनम। सिंपली मैं बोल रही हूँ, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों का जीनस नेम सेम है जो कि है सोलेनम, ठीक है। अब और आगे देखते हैं हम लोग। लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, ये तीनों का जीनस नेम सेम है जो कि है पैंथेरा, ठीक है। बट लायन का स्पीसीज नेम है लियो, लेपर्ड का स्पीसीज नेम है पार्डस और टाइगर का स्पीसीज नेम है टाइगरिस। मैंने कुछ साइंटिफिक नेम्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि मैं आप लोगों को ये सारे कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद बता दूंगी, तो वो आप लोग सेपरेटली लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को साइंटिफिक नेम याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैमिली, फैमिली का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा दैट आर मोर सिमिलर टू रीच। फैमिली का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन विथ द जेनेरा ऑफ अदर फैमिलीज, ठीक है। मीन्स ये फैमिली जो है वो जीनस का भी बड़ा फॉर्म है, तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ जीनस आ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ जीनस आ सकते हैं जो कि थोड़े बहुत अनरिलेटेड होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, उसको मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, आप पॉइंट्स में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। Among plants, families are characterized on the basis of vegetative features and reproductive features. That means प्लांट में अमंग प्लांट्स के ग्रुप में फैमिलीज को आप दो बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वेजिटेटिव फीचर एंड सेकंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन प्लांट्स सोलेनम, पेट्यूनिया, डेटुरा आर द थ्री जेनेरा प्लेस्ड इन द सेम फैमिली, और वो फैमिली कौन सा है, सोलेंशिया। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सोलेंशिया। थ्री डिफरेंट जेनेरा है, मींस डिफरेंट ये जीनस है। सोलेनम एक डिफरेंट जीनस है, पेट्यूनिया अलग जीनस है और डेटुरा अलग जीनस है, बट इसका फैमिली सेम है। फैमिली कौन सा है, सोलेंशिया, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल एनिमल्स में देख लेते हैं। पैंथेरा और फेलिस डिफरेंट जेनेरा है जो कि सेम फैमिली में प्लेस किया गया है, वो है फेलिडिया, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं। कैट का जो फैमिली है वो है फेलिडी और डॉग का जो फैमिली है वो कैनिडी, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैट का फैमिली है, ठीक है, तो वो सी से कैनिडी होता है, तो कैट वो
कैट कैनिडी नहीं है। कैट कौन सा है? फेलिडी, मींस रिवर्स वर्ड बोलेगा, ठीक है, रिवर्स ऑपोजिट वर्ड। कैट है तो फेलिडी और डॉग है तो कैनिडी, ठीक है, दोनों का फैमिली नेम है ये, मींस डॉग और कैट सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज एन assemblage ऑफ फैमिलीज resembling वन अनदर इन अ फ्यू कैरेक्टर्स, ठीक है, मीन्स ये ग्रुप ऑफ फैमिलीज है जो कि कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होता है, जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली। धीरे धीरे जिस तरीके से कैटेगरीज बढ़ते जाएंगे उनके अंदर सिमिलैरिटी घटती जाएगी, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बनाई हुई हूँ, आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। Convolunesia and Solanaceae are the different plant families belonging to the same order Polymoniales. Polymoniales ये नेम दिया गया है किसके बेसिस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ये प्लांट्स का था। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे एनिमल्स का। Felidae and Canidae are different animal families. हम लोगों ने देखा था Felidae किसका था? Felidae किसका था? कैट का था। और Canidae किसका था? डॉग का। तो ये डिफरेंट एनिमल फैमिलीज है जिसका ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा। दैट मींस डॉग और कैट फैमिली शेयर नहीं करते हैं बट ऑर्डर शेयर करते हैं। ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा, ठीक है। बस इतना ही, ये पूरा ही एग्जांपल दिया हुआ है जिसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी क्लास। क्लास का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। मींस सिंपली ग्रुप बाय ग्रुप ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। जैसे अब ये क्लास है तो ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स होगा। ये फाइलम है तो ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लास होगा। इसी तरीके से आपको बढ़ते जाना है डेफिनेशंस। अब क्लास का हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। इनका ऑर्डर सेम है, जो कि ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। और क्लास क्या है? मैमेलिया, ठीक है। कार्निवोरा, टाइगर, डॉग, कैट, ये सब भी इसी में आते हैं, मैमेलिया में। अब इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे वन क्लास हैव मोर देन वन ऑर्डर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम। फाइलम का एक सिंपल सा डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं फाइलम का एक सिंपल सा डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो थोड़े और कम होंगे क्लास के मुताबिक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इन केस ऑफ प्लांट्स फाइलम को हम लोग डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, कॉमन फीचर्स जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। दीज फीचर्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। डिवीजन वाला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे है हमारा किंगडम एनिमेलिया। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू, इसका एक सिंपल सा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स हु शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसका किंगडम डिवाइडेड है टू किंगडम्स में, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेई। किंगडम एनिमेलिया का सिंपल मतलब है एनिमल किंगडम और किंगडम प्लांटेई का मतलब है प्लांट किंगडम, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को इतना ही किंगडम के बारे में जानना है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे तो बताया जा रहा है सिंपली कि आप इस डायग्राम को देख लें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस ग्राफ की कुछ स्पेशलिटी, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर ले तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्पीसीज था, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे ये सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि ये 7 थिंग्स आखिर है क्या, ठीक है। तो एक कॉमन सा मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए कि ये स्पीसीज जो है आप लोग क्लास 11th ए में है, ठीक है, 11th ए में, तो ये 11th ए स्पीसीज है, ठीक है। अब 11th ए सारे 11th सेक्शन को मिक्स कर लीजिए, जैसे कि 11A, 11B, 11C, 11D, 11E तक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे 11 क्लास जो है वो हो गया जीनस आपका। जीनस का ये मतलब हुआ कि इस जीनस के अंदर आपका स्पीसीज भी आ रहा है, मतलब 11 टोटल क्लास मींस टोटल 11 क्लास जीनस के अंदर है, मतलब 11A भी तो इंक्लूड हुआ ना, ठीक है।
मतलब क्या हुआ, जीनस एक छोटा फॉर्म है, प्रिसाइज्ड मैनर में हम लोग देख रहे थे। अब इसको बड़े फॉर्म में देखें तो ये पूरा क्लास 11th में भी तो जीनस आया, ठीक है, मतलब पूरा क्लास 11th क्या हो गया, जीनस हो गया। और आगे बढ़ते हैं, क्लास 11th आप लोगों का एक सेकंड फ्लोर पे होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये सेकंड फ्लोर आपका क्या हो गया, और सेकंड फ्लोर पे क्लास 11th के साथ साथ मान लीजिए क्लास 12th भी है, तो ये आपका सेकंड फ्लोर क्या हुआ, फैमिली, जिसके अंदर 12th तो है ही बट आपका जीनस भी इंक्लूड हो रहा है। जीनस का मतलब हो गया आपका क्लास 11th, फैमिली में आपका क्लास 11th भी है, ठीक है। अब ऊपर बढ़ते हैं हम लोग फैमिली से, ऑर्डर इसी तरीके से बड़ा फॉर्म बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोगों का सेकंड फ्लोर किसमें है, एक बिल्डिंग में है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग में है, तो नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग जो है वो आपका पूरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इन टोटल इसी तरीके से बड़ा फॉर्म बढ़ता जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो स्पीसीज है वो जीनस के अंदर नहीं आ रहा है, ये स्पीसीज एक मतलब सबसे छोटा फॉर्म है, ठीक है, उस स्पीसीज जीनस के अंदर है, जीनस फैमिली के अंदर है, सबसे बड़ा मींस लास्ट कैटेगरी कौन सा है, किंगडम, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि क्लास 11th ए जो था वो स्पीसीज था, पूरा क्लास 11th वो जीनस था, फिर वो क्लास 11th आपका सेकंड फ्लोर पे था, तो ये सेकंड फ्लोर, जिस सेकंड फ्लोर पे क्लास 12th भी था, तो ये सेकंड फ्लोर आपका क्या हो गया, फैमिली। और सेकंड फ्लोर से जैसे कि मैंने आप लोग का पूरा बिल्डिंग देखा, तो पूरा बिल्डिंग कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में, वो आपका ऑर्डर हो गया। इस तरीके से आपका पूरा स्कूल धीरे धीरे बन जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्पीसीज इसका पार्ट नहीं है, चारों ये 7 जो आपका कैटेगरी है ये अलग अलग नहीं है, ये सब मींस ब्रॉड कैटेगरी धीरे धीरे होता जा रहा है। ये सबसे छोटा था कैटेगरी, ये कैटेगरी में थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो जीनस हो गया, जीनस को थोड़ा और बढ़ा दिए तो वो फैमिली हो गया, इसी तरीके से ये बढ़ता गया। और लास्ट आपका हो गया किंगडम, किंगडम सिर्फ 2 कैटेगरी में बटा था, एक एनिमल में और एक प्लांट में, ठीक है। आई होप आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जैसे कि स्पीसीज के ऊपर बढ़े किंगडम की तरफ, ठीक है, मतलब स्पीसीज से ऊपर बढ़ रहे हैं आप किंगडम की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलैरिटी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब क्लास 11th ए में जो मींस आपको तुरंत फीचर मिल जाएगा, कुछ चैप्टर का आप सपोज नोट्स ढूंढ रहे हैं 11th का, ठीक है, तो 11th से का आप नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट 11A में जाएंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा ना। और अगर आप मींस पूरे स्कूल के गेट पे है तो वहां से आपको नोट्स कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्पीसीज में कम लगेगा। दैट मींस स्पीसीज में आपका सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होगा, बट किंगडम में आपका सिमिलैरिटी घटता जाएगा। जिस तरीके से आप स्पीसीज से बढ़ते जाएंगे सिमिलैरिटी डिक्रीज करेगा, डिससिमिलैरिटी इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ मेंबर्स इंक्रीज करेंगे। 11th ए में कम बच्चे थे, जीनस में मींस 11th पूरे क्लास 11th में ज्यादा बच्चे होंगे, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा लेवल, मींस मेंबर्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जस्ट रिवर्स अगर हम लोग किंगडम की तरफ से देखें, मींस ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या होगा, अगर हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी और मेंबर्स घटते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इस तरीके से एरो बना ले, ठीक है, और वहां पे आप लिख सकते हैं सिमिलैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, मींस जैसे आप लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, सिमिलैरिटी इंक्रीज और मेंबर डिक्रीज, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी डिक्रीज बट मेंबर्स इंक्रीज, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट किया था, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप मैंने खुद से याद करने के लिए बनाया था, ये एग्जैक्टली नहीं है ऐसा, ठीक है। जैसे लोअर टेक्सा होगा, जैसे ये एक लोअर टेक्सा मींस हम लोग क्या जानते थे, कैटेगरी, तो ये एक लोअर कैटेगरी है, तो लोअर कैटेगरी में लोअर कैटेगरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिमिलैरिटी, ठीक है, मींस कैटेगरी लो होगा तो सिमिलैरिटी, कैटेगरी लो सिमिलैरिटी ज्यादा, और कैटेगरी हाई तो सिमिलैरिटी लो, हो सकता है ना। तो आप लोग इसको इस तरीके से एनालॉजी बना सकते हैं कि सिमिलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेक्सा, या फिर टेक्सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिमिलैरिटी, मींस टेक्सा ज्यादा होगा मतलब कैटेगरी बड़ी होगी तो सिमिलैरिटी कम होगा, और कैटेगरी कम होगी तो सिमिलैरिटी ज्यादा होगा, ठीक है। इससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे वही लोअर टेक्स्ट और हायर कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कॉमन नेम, कुछ यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया हुआ है। पहला मैन, दूसरा हाउस फ्लाई, तीसरा मैंगो और फोर्थ वीट। मैन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैन का ही है। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम, ठीक है। मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। जीनस क्या है, होमो, यहाँ पे हम लोग आगे देख सकते हैं होमो। फैमिली कौन सा होता है, होमिनिडिया। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम या फिर डिवीजन, हम लोग बेसिकली डिवीजन मानते हैं, डिवीजन क्या होता है, कॉर्डेटा, ठीक है। इसी तरीके से आप सारा आप याद कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सारा याद नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप साइंटिफिक नेम सबका जरूर याद कर लें। जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका और वीट का ट्राइटिकम एस्टिवियम। यहाँ पे आप लोग को दो तो ऑब्वियसली याद होगा, एक तो मैन वाला याद होगा और एक मैन वाला याद होगा। हाउस फ्लाई और वीट का आप लोगों को याद करना है, वो इजीली हो जाएगा। हाउस फ्लाई का कैसे, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। और वीट का क्या हुआ, ट्राइटिकम एस्टिवियम, एस्टिवियम, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेक्सोनॉमिकल एड का एक सिंपल सा डेफिनेशन। टेक्सोनॉमिकल एड होता क्या है, These are the procedures or techniques used to accomplish taxonomy, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप लोग टेक्सोनॉमिक एड्स की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज का यूजेस क्या है, क्या रिजल्ट है, तो हम लोगों को ये एग्रीकल्चरल फील्ड में हेल्प करता है, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो रिजर्व्स और डाइवर्सिटी को जानने में, ये सभी चीज़ों में हम लोगों को टेक्सोनॉमिक स्टडी हेल्प करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ से शॉर्ट कुछ पॉइंट्स निकाल कर बताती हूँ, ठीक है। जैसे these studies would require correct classification and identification of organisms, ठीक है। टेक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए आप लोगों का ऑर्गेनिज्म का करेक्टली क्लासीफाई करना और आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक लेबोरेटरी जहाँ पे आप इंटेंसली उसको ऑब्जर्व कर सके या फिर फील्ड स्टडी चाहिए, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। एक्चुअल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं मीन्स मटेरियल्स जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, these are also fundamental to studies and essential for training in systematics. Next point है, it is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimens, ठीक है। बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। बेसिकली आप लोग डेफिनेशन अगर यहाँ का समझ गए तो बस उतना काफी है। अब हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड मीन्स, एड का मतलब हुआ किस किस तरीके से हम लोग मीन्स क्या क्या चीज है जिससे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टडीज को, ठीक है। स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ आप लोगों को चीज चाहिए, जैसे कि पढ़ने के लिए बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल। उसी तरीके से टेक्सोनॉमिक स्टडीज को करने के लिए एड्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं जिनको हम लोग कुछ एड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा हर्बेरियम। ये मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और ये एक्चुअली भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं पहले डेफिनेशन बताती हूँ। हर्बेरियम होता क्या है, it is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seeds, ठीक है। होता क्या है हर्बेरियम, सिंपली समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या किए, पहले का कुछ पुराने जमाने के हम लोग पेपर्स में हम लोग देखते थे कि कुछ लीव्स जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं अभी नहीं मिलते हो, तो उन प्लांट्स को क्या किया जाता है, तोड़ लिया जाता है, पेड़ से प्लग किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि वो मीन्स मॉइस्चर को पेपर में ना डाल सके, इसलिए उसको ड्राई किया जाता है। फिर उसको प्रेस कर दिया जाता है, मतलब कि जिस पेपर में आप पेस्ट कर लेंगे उस पेपर को, ठीक है, और उसमें उस पेपर के शीट में उसको प्रेस करके चिपका लेंगे अच्छे से, ताकि फ्यूचर में अगर कोई उस लीव्स को देखना चाहे तो देख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं हर्बेरियम। अगर आप लोग हर्बेरियम देखना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी इमेज देख सकते हैं
वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखेगा कि मतलब पेजेस में ड्राइड लीव्स को स्टिक किया जाता है, ठीक है, ताकि फर्दर स्टडीज फ्यूचर में, क्योंकि और भी एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी निकलेगी न्यू टाइप की, तो उससे क्या होगा, उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करने में इजी होगा, ठीक है। तो ये था हर्बेरियम। ये देखिए, ये एक मीन्स कबर्ड टाइप का बना हुआ है जिसमें अलग अलग, देखिए ये एक शीट है, शीट ऑफ पेज। इस शीट में एक डिफरेंट टाइप ऑफ लीव को ड्राई करके, हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्टली स्टिक नहीं किया जाता है, ड्राई करके स्टिक किया जाता है, ठीक है। ड्राई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लांट है उसके अंदर ऑफ कोर्स मॉइस्चर होगा। अगर आप लोग उसको डायरेक्ट स्टिक कर देंगे तो पेज में वो ड्राई हो जाएगा और वो पेपर जो होगा साइड से आपका मॉइस्चर पेपर में नजर आएगा, ठीक है। वो ज्यादा दिन तक आपका सही तरीके से टिकेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक परफेक्ट मीन्स स्पेसिमेन एड तैयार नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसको ड्राई करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ हर्बेरियम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग हर्बेरियम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं, ठीक है। पहला, then these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification, ठीक है। These specimens or aids along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. अब ये जो हर्बेरियम शीट्स होते हैं उनको मीन्स सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब इन शीट्स पे कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। जैसे कोई भी आप स्पेसिमेंट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा, जैसे कि डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, मीन्स किस दिन वो प्लांट को कलेक्ट किया, लीफ को कलेक्ट किया गया था और वो कहाँ से कलेक्ट किया गया था। फिर उसका, उस प्लांट का इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल नेम दिया हुआ रहेगा, फैमिली नेम दिया हुआ रहेगा, और किसने वो हर्बेरियम प्रिपेयर किया है वो कलेक्टर्स ने भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली हर्बेरियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट एड है हमारा बॉटेनिकल गार्डन्स। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। These are specialized gardens which have collections of living plants for reference, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन सिंपली आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे गार्डन्स होते हैं, मीन्स स्पेशली उनमें उसमें आप लोगों को मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेगा, वो स्पेशली प्लांट्स के लिए रिजर्व होता है। बहुत सारे स्कूल्स में कैंप्स वगैरह पे लेकर जाया जाता है बॉटेनिकल गार्डन्स में, ताकि आप डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल है हावड़ा इंडिया में एक मीन्स बॉटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ के कोई भी स्टूडेंट्स है तो इजीली वहाँ जाकर के देख सकते हैं। वैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, बहुत डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रेजेंट है बॉटेनिकल गार्डन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्लांट आप लोग देखेंगे बॉटेनिकल गार्डन में, उस प्लांट में साइंटिफिक नेम मीन्स ऐसा बोर्ड लगा होता है, प्लांट पे एक बोर्ड लगा होता है जिसपे उसका साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली का नेम दिया हुआ रहता है। फैमिली नेम वही कैटेगरी का नेम जैसे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपका बॉटेनिकल गार्डन का पॉइंट क्लियर होगा। आउट ऑफ इंडिया अगर आप लोग देखना चाहे बॉटेनिकल गार्डन को तो वो आप देख सकते हैं इंग्लैंड के आउटसाइड इंडिया अगर आप बॉटेनिकल गार्डन को देखना चाहते हैं तो वो है इंग्लैंड के क्यू में, जिसका नाम है, ठीक है, इंग्लैंड के क्यू में है। बस इतना ही। ये वाला फिर इंडिया का पार्ट आ गया, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन बॉटेनिकल गार्डन के बारे में काफी है। आप बेसिकली डेफिनेशन को लिख लें, काफी होता है, और एग्जाम्पल इंडिया का बस। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा टॉपिक म्यूजियम। म्यूजियम तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। म्यूजियम एक ऐसा मीन्स हाउस कह सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को एंशिएंट चीजें मिले, दिखे, ठीक है, उसे कहते हैं म्यूजियम। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं। These are usually set up in educational institutes like schools or colleges, ठीक है। म्यूजियम में होता क्या है, specimens are preserved in the containers or jars in preservative solution। आप लोगों के बायोलॉजी लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा, एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त टीचर्स आप लोगों को दिखाते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स जैसे लिजर्ड्स, बीज, जो कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में एक जार में रखा जाता है ताकि आप लोग ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल पार्क, जिसको बेसिकली जू कहते हैं। जू अलग अलग इंडिया के पार्ट में, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जू तो देखा ही होगा, ठीक है। जू होता क्या है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, जैसे कि आप लोग इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे ये है, ये
मीन्स एलिफेंट, लायंस, हिप्पोज, अलग अलग एनिमल्स हैं जो होते हैं आप लोगों के जू में। ठीक है, जू में आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे सभी एनिमल्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सबका लिविंग कंडीशंस अलग अलग हैं, फूड अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ों को आप जू में देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जू को आप बेसिकली हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enables us to learn about their food habits and behavior. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होगा। मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा जू में बनाया जाता है ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को मीन्स ऑलमोस्ट उन लोगों का सेम सिमिलर जंगल जैसा फील उन लोगों को आए। ठीक है, ये होता है जू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। की क्या होता है? की का पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। It is used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. ये प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को देखते हुए। ठीक है, द कीज आर बेस्ड ऑन कपलेट। ठीक है, यहाँ पे कपलेट मैंने मेंशन किया है। कपलेट होता क्या है? द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर इज कॉल्ड कपलेट। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा की क्या होता है। ये एक ऐसा फीचर होता है जिससे हम लोग प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके सिमिलर और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो डिससिमिलैरिटी का जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर एक साथ प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? कपलेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीड। लीड क्या होता है? ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ठीक है, बेसिकली इतना ही आपका की का भी डेफिनेशन इतना काफी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। की जो होता है सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। की के अलावा कुछ और भी मीन्स है जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। ये सारे कुछ अलग है। मीन्स ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा चार टॉपिक पढ़ा उसके ये अलावा ये अलग अलग एड्स हैं जो उतना डिटेल में अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, बट मैं आप लोगों को इनके कुछ डेफिनेशंस और थोड़े बहुत मतलब बता देती हूँ। ठीक है, फ्लोरा क्या है? इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। मीन्स फ्लोरा क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप लोग सपोज हैं वहाँ के जो डिफरेंट स्पेशल प्लांट्स है उनका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, उसे कहते हैं फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनुअल। It is useful in providing information for identification of names of species found in an area. Means मैनुअल में सिर्फ क्या था? ये फ्लोरा में क्या था? सिर्फ प्लांट्स, और मैनुअल्स में एनिमल्स का भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। मोनोग्राफ क्या है? It contain information on any one taxon. taxon हम लोगों ने पढ़ा कैटेगरी, दैट मीन्स 7 कैटेगरी होता है। तो मोनोग्राफ जो होता है अलग अलग कैटेगरी का होता है। मीन्स 7 कैटेगरी का आप किसी भी एक मोनोग्राम में एक ही कैटेगरी को पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। अब कैटलॉग क्या होता है? इट इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज। सिंपल है। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। मैंने पूरे चैप्टर को थोड़ा ब्रीफली समझाया है, लेकिन आप लोग इस चैप्टर को अगर डिटेल में मीन्स सुन लेते हैं सिर्फ, तो आप मेरे हिसाब से आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विद दिस वी आर कंप्लीट विद दिस चैप्टर। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। ये समरी है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पूरा पढ़ सुन लिए हैं अच्छी तरीके से, उसका पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, उसके बाद आप अगर ये समरी लिख लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। लिख लेंगे या फिर पढ़ लेंगे, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। मैं समरी को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मीन्स प्रायोरिटी देती हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। अब एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप लोग इसको मेरे वीडियो सुनने के बाद इसमें ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के एस्पेक्ट से ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ज़रूर इस वीडियो को के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। थैंक यू, बाय बाय।